हेलो। भैया जैसे आप आखिरी के टाइम पे आप मतलब बायो वगैरह कैसे रिवाइज करते थे कि मतलब एक्यूरेसी एकदम बढ़िया है। यार देख, जैसे पहले ये बता दो, मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ। हाँ। देख, जैसे बायो है ना यार, बायो तो लास्ट का महीना बचा है। अब अपने को क्या करना है, अपने को ना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, ठीक है? नोट्स आज तक जितने अपन ने करे, जितने याद हैं, वो सब सेकेंडरी है। लेकिन अपना प्राइमरी फोकस आज की डेट में, क्योंकि अब टाइम हमारे पास कितना है, आज 5 अप्रैल हो गई, 5 मई को नीट का पेपर है। आज से 5 मई नीट के पेपर के दिन में एग्जैक्टली 30 या 31 दिन बचे हैं। क्या करना है? एनसीईआरटी फुल रिवाइज करनी है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन भले से कितनी बार भी आपने पढ़ रखी है, पढ़नी है। और इतने फोकस से पढ़नी है कि शायद ये लास्ट टाइम है कि तुम एक लाइन को पढ़ रहे हो। क्योंकि अब तुम जैसे मान लो एनसीआर नीट में, एनसीईआरटी में कितने चैप्टर थे? 30-35 चैप्टर हैं शायद टोटल, है ना? तो 35 चैप्टर अगर तू फिजिक्स के पढ़ेगा, 35 बायो के पढ़ेगा, 35 केमिस्ट्री के पढ़ेगा, तेरे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि तू उसे वापस पढ़ पाए। ये एक महीना लास्ट का है, आपको लास्ट में एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ही फोकस से पढ़नी है और पूरी ढंग से पढ़नी है, क्योंकि वो आप लास्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो फुल कंसंट्रेशन से सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो आज की डेट में। कुछ जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, हालांकि मैं खुद ही बता देता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो कुछ टॉपिक्स हैं, जो तेरे जिसमें तेरे क्वेश्चन की गलती हो गई है, या फिर तेरे को लग रहा है कि भैया हल्का सा कॉन्सेप्ट वीक रह गया, उसके नोट्स देखो। बाकी प्योर एनसीईआरटी पे फोकस करो। बायो में तो सिर्फ एनसीईआरटी पे करो, सिर्फ एनसीईआरटी पे। आजकल तुम लोग जो टेस्ट दे रहे होगे वो भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड जा रहे होंगे। जो गलतियां आ रही हैं उनको देखो, और जो एनसीईआरटी है उस पर पूरा फोकस करो। वेदांत, इनको ना दो क्वेश्चंस मतलब दो ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। जी उसका जी जी। सॉल्यूशन बताओ। अच्छा। तो जो तीनों को ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी एक पर्टिकुलर को आ रही तीनों है? को। तीनों को। अच्छा। तो हाँ। एक बार पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रखते हो, एक बार वो बताओ अपनी। तीनों में से कोई भी बता दो। रिधिमा बताओ। मैं तो जैसे कोई सेक्शन वाइज नहीं करती मैं। अगर मेरा मेरा फिजिक्स ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं पहले फिजिक्स कर लेती हूँ। बट अगर उसमें हम्म। डाउट है तो मैं केमिस्ट्री पे चले जाती हूँ। मतलब ओवरऑल पेपर करती हूँ। ऐसे कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, जैसे फिर डाउट्स बचते हैं लास्ट में तो वो कर लेती हूँ। जैसे टाइम भी मैनेज हो जाता है। बट ऐसे क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन में हम्म। डाउट है तो फिर दो दो 50-50 का रहता है। और मेरे पास दोनों का रीजन होता है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो एलिमिनेट नहीं कर पाती हूँ। वो देख। 4-5 क्वेश्चन में रहते हम्म। तो रिवीजन का टाइम देखिए, रिवीजन का। हैं। हाँ, वो रह जाता है। वो जो ठीक है। डाउट्स रहते हैं वही उसी में करना होता है। ठीक है। देख, अगर तेरे को इस हिसाब से डाउट आ रहा है कि जैसे 4 ऑप्शन है, तो दो स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? एक स्ट्रैटेजी हुई, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर आ गया। जैसे उसने पूछा 1+1 कितना होता है, आपको दिख गया ऑप्शन नंबर सी, आंसर है 2। आपने सी मार्क कर दिया, आगे बढ़ गए। एक स्ट्रैटेजी और होती है। वो किस तरह की स्ट्रैटेजी है कि आपने सी तो आपको आंसर पता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आंसर क्यों नहीं है, आपको इस पे सोचना है। समझ गई? कि अगर ऑप्शन ए 3 है, तो आपको पता है कि 3 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2+1 3 है, 1+1 नहीं है। ठीक है? ऐसे रिवर्स साइकोलॉजी में जाना है कि ऑप्शन ए, बी और डी आंसर नहीं है, तो मेरा आंसर बचा कौन सा? सी। और कॉन्सेप्चुअली भी आंसर आ रहा था सी। तो इससे तेरी जो परफेक्शन लेवल है ना, वो इंप्रूव हो जाएगा। जो ये डाउट आ रहा है ना कि बी और डी, तो तू उनमें से सोच, इनमें से कौन सा आंसर है जो हो ही नहीं सकता, जो नहीं होगा। ये मत सोच कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। रिवर्स साइकोलॉजी से जा। तो अगर तेरे को मोस्ट केसेस में तेरे को इसका आंसर मिल जाएगा कि जैसे इसमें ऑप्शन डी नहीं होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक स्ट्रैटेजी होती है। और एक स्ट्रैटेजी और है, अगर तेरा पेपर में 5-6 क्वेश्चनों में अगर तेरे को कुछ डाउट आ रहा है, और इस लेवल का डाउट है कि ए और बी दोनों करेक्ट है, तो देख, पहली बात तो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसा कोई भी तेरे को क्वेश्चन दिख जाएगा जहाँ पे ऑफकोर्स एरर होगा। ठीक है? कोई भी पूरा पेपर 100% करेक्ट नहीं बना सकते, नहीं बनता एनटीए में। हमारे टाइम पे भी एरर था, आगे आने वाले टाइम पे भी एरर होगा। तो उसमें आपको क्या देखना है? बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है। ठीक है? अगर तेरे को करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा तो बेस्ट आंसर दे। एनटीए का इनफैक्ट अगर तुमने एनटीए का डॉक्यूमेंट पढ़ा हो ना, तो एनटीए अपनी ऑफिशियल साइट पे लिखता है कि आपको बेस्ट आंसर मारना है। समझ रही है? वो खुद लिख रहा है कि भाई बेस्ट आंसर बता दो मेरे को। तो तेरे को बी या डी में से जौन सा बेस्ट लग रहा है, उस पर टिक करना है। ठीक है? उसके बाद एक पॉइंट और, जो अब देख, हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि
मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन जितना याद आ रहा है कि कौन सा स्टेबल स्टेट में ज्यादा, मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल स्टेट में है। तो इंडियम और थेलियम जो होते हैं वो +3 में ज्यादा, +1 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। लेकिन एनसीईआरटी में शायद थेलियम के बारे में ही लाइन लिख रही है। तो हमारा जो पेपर था ना उसमें ऑप्शन में इंडियम भी था, थेलियम भी था। तो कॉन्सेप्चुअली बोथ आर राइट एंड बोथ आर, तो उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं चल रहा था। लेकिन इसमें मैंने क्या सोचा कि एनसीईआरटी में सिर्फ थेलियम के बारे में लिखा हुआ है, इंडियम के बारे में मेंशन नहीं है। दैट्स व्हाई आई चूज द आंसर थेलियम, और वो करेक्ट था। कॉन्सेप्चुअली दोनों करेक्ट थे, लेकिन एनसीईआरटी में क्या गिवन था उस हिसाब से उन्होंने आंसर दिया। तो एक ये चीज भी मैटर करती है कि अगर बी या डी ऑप्शन में से एनसीईआरटी में कौन ज्यादा है भाई, एनसीईआरटी बेस्ड कौन सा ऑप्शन है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो एक बेस्ट, पहले तो अपने को एक देखना है कि एलिमिनेशन से निकालना है आंसर बी, और सेकंड सेकंड पार्ट में अपने को ये देखना है कि पहले एलिमिनेशन से निकालना है, सेकंड में अपने आपको देखना है कि एनसीईआरटी में बेस्ड कौन सा है, और सी जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो मारना है। ठीक है, इन तीनों को एक बार फॉलो कर, और रिवीजन कर रही है ना, तो रिवीजन के टाइम पे एक नए स्ट्रैटेजी, बिल्कुल नए माइंड से आगे बढ़। जैसे तूने एक क्वेश्चन करा, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ना, ये मिस्टेक करते हैं कि एक क्वेश्चन कर दिया, उसको जब रिवाइज करते हैं ना, तो तब भी सेम ही स्ट्रैटेजी पे सोचते हैं कि ये ऐसे 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 ऐसे। लेकिन तुम तो, अगर तुमने पहले वाली में गलती करी है तो तुम सेम मिस्टेक दोबारा कर दोगे। उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें एक आंसर मिल जाएगा। मोस्टली यही होता है इसके इसमें। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना पेपर्स के, जो टाइप के डाउट्स है, वो मैंने बताया इनको कि वो क्वेश्चंस को लिखो, जी। एक ना नोटबुक बना लो कि हम्म। लास्ट के 10 डेज या 15 डेज में उसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। जी। और उससे हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन आ रहा है, क्योंकि 700 के आसपास पहुंच रहे हैं लेकिन 700 प्लस नहीं जा रहे, है अच्छा ना। अच्छा। हाँ तो इसमें इनको थोड़ा सा हेल्प की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ठीक। बायोलॉजी में क्या दिक्कत आ रही है भव्या बताओ, आज तूने बायो गलत करके आया है जो। अच्छा हाँ एनसीईआरटी। अच्छा वेदांत, ये पॉसिबिलिटीज है कि एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन पूछ दे। सर इसकी पॉसिबिलिटी ना, मतलब वही है कि जैसे हेलिस कॉमेट आने की पॉसिबिलिटी होती है ना, 1 in 76 years, वही हम्म, पॉसिबिलिटी एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन पूछने की है। मतलब अगर उनका हम्म, पेपर बनाते वक्त दिमाग घूम गया तो फिर वो एक क्वेश्चन डाल देंगे। लेकिन हम्म, मतलब अब पैटर्न अगर देखा जाए ना, 2020, 21, 22 और 23  22 बिल्कुल प्योर टू कॉपी प्योर पेपर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी था। हाँ हाँ है ना, लाइन टू इनफैक्ट फिजिक्स में भी आपने पिछले साल देखा होगा, वो यूनिट्स एंड लाइन डायमेंशन टू का लाइन, फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन का टू क्वेश्चन डाल दिया एग्जैक्ट लाइन। लाइन टू लाइन हाँ। तो वो नहीं पूछ रहा है। तो इनफैक्ट अब तो मेजर इंस्टीट्यूट जो है ना, आकाश और एलन, आकाश तो हम्म, बहुत पहले ही एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर चुका है, और जो अब हम्म। एलन है वो भी शिफ्ट कर रहा है इस साल से। तो हाँ धीरे धीरे एनसीईआरटी पे आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो एनसीईआरटी के अलावा नहीं पूछेगा वो। भव्या कुछ बोल रही है तुम, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट करो। हम्म। हाँ आकाश में तो आ रहे हैं अभी भी, इसीलिए तो एफटीएस में आ रहे हैं ना। हाँ। हाँ एफटीएस में यार वो एक दो क्वेश्चन बाहर, देख तू देख पे 45 में से 40+ क्वेश्चन जो होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे डायरेक्टली। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन बाहर के इसलिए डालते हैं वो लोग, ताकि तुम्हें जो पीवाईक्यूज कॉन्सेप्ट है, वो जो तू अगर देखेगी जो वो क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू नहीं होंगे, कहीं ना कोई पीवाईक्यू के ऑप्शन में रहे होंगे, कोई ना कोई पीवाईक्यू बेस्ड रहा होगा उनके ऊपर। उसके ऊपर कभी कभार वो डालते हैं ताकि तुम उसके टच में रहो। उनको कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है, पहला तुमने जो आज तक पढ़ा है तुम्हें उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं। और सेकेंडली अगर नहीं आ रहे हैं तो, लेकिन उनका जब क्लास में डिस्कशन हो रही है या फिर पेपर के बाद जब अपनी गलतियां देख रहे हो, तो उन क्वेश्चन को एक बार फोकस से देख लेना। उसके बाद उन्हें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो कॉन्सेप्ट ही होते हैं जो पीवाईक्यूज में आए होते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली बढ़ जाती है कि आ सकते हैं। बट बाकी वो अगर बाहर से नहीं पूछेगा। उस वो नया टर्म है, मतलब वो एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो उसका कैसे सोच सकते हैं कि आंसर उसका कैसे सोच सकते हैं, टर्म यार ही वो नहीं। कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में होगा यार, समझ रही है। और सर अगर नहीं है ना, जैसे एक सेकंड, हाँ अगर अगर जैसे पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन नहीं है, और मान ले अब तो पीवाईक्यू छोड़, नीट में ही ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें तूने क्वेश्चन भी नहीं सुना, तूने कभी ऑप्शन भी नहीं सुने, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर का, तेरे 4 नंबर का, +4 -1 के सामने तेरा बैठा हुआ है कि ना क्वेश्चन कभी सुना है ना ऑप्शन कभी सुने हैं, तो कोई भी दिमाग चल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया। तो इस बारे में तो ऐसे सोच, ये जो क्वेश्चन तेरे लिए आया है ना, ये पूरे 21 या 25 लाख बच्चे जो बैठ रहे हैं सबके लिए आया है। जितना ये क्वेश्चन तेरे को इफेक्ट करेगा, 25 के 25 लाख बच्चों को उतना ही इफेक्ट करेगा। समझ गई। तो उस क्वेश्चन पे अपने को ऑन द स्पॉट पैनिक नहीं करना या टेंशन नहीं लेनी, उस क्वेश्चन को डॉच करके आगे बढ़ना है।
ताकि लास्ट में अगर हम पे टाइम मिले तो मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकूं, वरना कोई इशू नहीं है। हाँ, तुमने प्रणव कुछ बोल कुछ रहा था। नहीं सर, यही डाउट था कि मतलब क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम्म, उसमें जैसे हमें पता है कि 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, अब एक स्टेटमेंट इतनी बाहर की डाल देता है कि वो आज तक कभी पढ़ी नहीं होती, या फिर कुछ हम्म, बहुत अलग सा लिख देगा वो, अच्छा। तो अब उधर वेदांत फिर बहुत ज्यादा, और रीजनेशन करने का कुछ तरीका बताओ, इनको फिर बायोलॉजी में दिक्कत ये आती रीजनेशन है में कि गलत वो करते हैं। स्टेटमेंट भी सही होती है फिर, मतलब अच्छा। बहुत बारी होता है क्वेश्चन। हम्म, जी। और ईशान सर आपके क्या थे? बायोलॉजी में रीजनेशन में बहुत गलतियां करते हैं। अच्छा, देखो, पहले प्रणव में तेरे क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तूने बोला कि भैया 3 स्टेटमेंट सुनी हुई है, चौथी स्टेटमेंट कभी सुनी ही नहीं, तो मैं उस पर कैसे जजमेंट लूँ? देख, इसमें मैं तेरे को एक बार पहले एक चीज बताता हूँ कि पहला तो वही पॉइंट होगा कि जितना ये क्वेश्चन तेरे को अफेक्ट करेगा वो सबको उतना ही इफेक्ट करेगा। तो उस क्वेश्चन की ऑन द स्पॉट पेपर में टेंशन नहीं लेनी है। देख, पेपर आना एक अलग चीज होती है नीट में, पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त आप कैसे स्टेट में हो वो एक अलग चीज होती है। जब मैं ओएमआर मार्क करने जा रहा था ना नीट के टाइम पे, जब मैं ओएमआर मार्क कर रहा था, तो मैं 3 मिनट तक पेन नहीं चला पाया था ओएमआर पे। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं पेन कैसे मार्क करूं ओएमआर पे, क्योंकि मेरे 2 साल मेरी आंखों के सामने से जा रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा स्टेट तुम्हारे माइंड में चलेगा तब, इस सबको हैंडल करना है। 3 मिनट के एंड में भी मेरे को ये लगा कि वेदांत अब क्या कर रहा है, पेपर तो मार्क करना है ना, तब मैंने जाके ओएमआर मार्क करना शुरू करा। तो तुम्हें ये सब हैंडल करना आना पड़ेगा, लेकिन चलो वो सेकेंडरी इशू है। तो पहले बात तो पैनिक नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को देख के। अगर अपने को नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है, सिंपल सीधा प्रॉब्लम है। और सेकेंडली, अब ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है? देख, एक टीचर की साइकोलॉजी बताता हूँ। जब भी टीचर कोई ऐसा क्वेश्चन डालेगा ना, टीचर को पता है कि वो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है या नहीं। तो टीचर जब कभी भी ऐसी लाइन डालेगा, तो प्रोबेबिलिटी इस लाइन के सही होने की, टीचर एग्जैक्ट लाइन किसी ना किसी बुक से उठा के डालता है, किसी एक्स्ट्रा बुक से उठा के डालता है, तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली उस स्टेटमेंट के फॉल्स होने की। लेकिन वही है, ये लक का गेम है कि सही होगा या गलत होगा, ये लक का गेम है। लेकिन अगर तेरे को एक तुक्का मारना है, तो कंपेरेटिवली ट्रू के चांसेस ज्यादा होते हैं उस स्टेटमेंट पे जो कभी एनसीईआरटी में थी ही नहीं, कहीं सुनी ही नहीं, क्योंकि टीचर एग्जैक्ट किसी ना किसी बुक से स्टेटमेंट उठा के डालता है। ये मैंने खासकर अपने टाइम नीट पे। में ऐसा ही होता है। जी, खासकर जी। नीट में ऐसा ही होता है। वो कहीं ना यस कहीं सर। से उठा के डालेगा 100%। बिल्कुल, है ना? तो उस पे फोकस करना पड़ेगा कि वो, लेकिन हालांकि लक का गेम में आ जाता है। तो ठीक है, जैसे अभी तुम्हारा सही बताऊं, तुम्हारा फोकस जो होना चाहिए ना, जैसे तुम्हारे 700 नंबर आ रहे हैं, जो फोकस होना चाहिए वो 700 ही होना चाहिए। ठीक है, 700 तक जो बच्चा लाता है ना, वो अपनी मेहनत से लाता है। 700 से 720 का जो गेम होता है ना, वो ऑन स्पॉट किस्मत का गेम होता है, लक का गेम होता है। ठीक है, अब कभी कभी देखा भाई, मान ले तेरा फिजिक्स में 45 क्वेश्चन बन रहे हैं, 44 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो क्या इसका मतलब तेरी फिजिक्स वीक है? नहीं वीक है यार, बस वो एक क्वेश्चन पे उस मोमेंट पे तेरा माइंड वैसे नहीं चला। समझ गई? इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी फिजिक्स वीक है या फिर तेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तेरे 44 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक गलत हो रहा है। तो काफी 700 तक अगर तुम्हारे आ रहे हैं ना, इसका मतलब तुम्हारी मेहनत बहुत अच्छी है। कुछ भी डीमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं, तुम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है। 700 तक अब बच्चा अपनी मेहनत से लाता है। 700 से लेकर 720 जो होता है, वो उस दिन का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। वो वहां पे आप बच्चे प्रेशर कैसे हैंडल कर रहा है वो डिटरमाइन करता है। समझ रहे हैं? कई बच्चे यार ओएमआर मिस्टेक कर जाते हैं, अब इसका क्या मतलब है? उनको कंसेप्ट नहीं आता, वो पढ़ के नहीं गए हैं। समझ रहे हैं? वो उस टाइम का लक है। अब जो नीट में टॉप 500 टॉप 700 बच्चे आते हैं, 690 695 700, अब मेरे 710 थे। लेकिन अगर किसी बच्चे के 700 हैं, क्या इसका मतलब ये है कि उसने मुझसे कम पढ़ाई करी है या वो मुझसे कम टैलेंटेड था? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझसे बराबर टैलेंटेड था, बस उस दिन मेरी किस्मत ने मेरा थोड़ा सादा साथ दिया। मेरा लक थोड़ा ज्यादा चला कि मैंने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड को सिंक्रोनाइज कर दिया, तो मेरे 2 क्वेश्चन फालतू सही हो गए। समझ रहे हो? तो 700 नंबर आना इज अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट, तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। जैसे सर मेरे को बता रहे हैं कि तुम लोगों को थोड़ा ऐसे डिमोटिवेशन हो रहा है कि 700 के ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। अगर तुम्हारे 700 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब तुम लोग नीट में बहुत अच्छी रैंक तोड़ने वाले हो। लेकिन 700 के ऊपर आना इज अ लक बेस्ड थिंग। उसमें तुम अपनी मेहनत कर सकते हो, लेकिन एक्सपेक्ट, मतलब उसमें तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आ रहे तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना। बट 700 की 700 एंड 700 के प्लस रहने चाहिए, 700 के नीचे नहीं गिरने चाहिए। ठीक है समझ रिद्धिमा, गए? घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। अपने आप। अभी भी जैसे मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो फिर इम्प्रूव हो सकता है, जैसे 700 से कम भी आ रहे हैं। 700 से कम कितने आ रहे हैं? 680 अराउंड 670 इसकी रेंज में। ठीक है, देख 680 अगर तेरे किस में, आकाश के टेस्ट में आ रहा है, आकाश में एनरोल्ड है, कहाँ एनरोल्ड है ना? आकाश तो अगर आकाश तेरे आकाश के टेस्ट में, हाँ। 680
एलएन भी एफटीएस देते में आ हैं रहे हैं बच्चे, एलएन एलएन भी दे रहे हैं, जी। आकाश एलन भी का दे रहे हैं। टफ होता है, मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस हाँ ज्यादा देते ठीक है, एलन के बेसिस पे मैं जज करता भी नहीं वैसे। और आकाश में एफटीएस में आ रहे हैं 680। देख अब 680 अगर तेरे एफटीएस में आ रहे हैं ना, तो नीट में कोई अगर तेरे 720 भी आ गए तो कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि तेरे आकाश के एफटीएस में 680 आ रहे हैं। तो मतलब तेरा लेवल 720 में 720 का है। ठीक है। यही बात इनको सिक्स समझा रहा हूँ तीनों को कि एफटीएस ना थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, नीट में जी। स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं है, मोरल डाउन नहीं करना है। लेकिन इनका 15 दिन से मैं देख रहा हूँ थोड़ा मोरल डाउन हो गया, मैं सोचा कि अब तुम्हें वेदांत से बात करवाता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस जी। बूस्टर मिलेगा। यस हाँ। सर। सर तो देख फिर आपके खुद के जी। मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हो और आप फिर लिस्ट में देखो कि कांस्टेंट रेंज चल ही रही है ऊपर मार्क्स की, तो फिर डिमोटिवेशन तो होता ही है। यार एक बात देख, तू कह रही है कि अपने से मतलब मेरे को जितना सुनाई है कि तेरे साथ वालों के ऊपर ऊपर तेरे से मार्क्स आ रही है, ये कह रही है ना? है ना? अब एक बात देख, आका एम्स दिल्ली टारगेट है सबका। एम्स दिल्ली से ऊपर तो कॉलेज नहीं है मेडिकल के लिए इंडिया में। ठीक है। एम्स दिल्ली में सीटें हैं 132, तो तुम्हें कितनी चाहिए? एक। समझ गई? भव्या को कितनी सीटें चाहिए? एक चाहिए। भव्या को क्या मतलब किसी के कितने आ रहे हैं, किसी के कितने आ रहे हैं? भव्या को एक सीट चाहिए ताकि उसका एम्स दिल्ली में हो जाए। ठीक है, तो पहले तो अपने पे फोकस रखना है इस टाइम पे। अगर तू ये देखेगी ना कि मान ले अगर तेरे नंबर आए 500, तेरे साथ वाले का है 450, तो क्या तू खुश होगी इस बात पे कि मेरे तो ज्यादा है? नहीं। पांच तेरे नंबर कम है, 500 इज अ वेरी लो नंबर। ठीक है, तो तू इस बात पे खुश नहीं होगी। अब अगर मान ले तेरे नंबर आ रहे हैं 700, साथ वाले का आ रहे 705, तो इस बात पे दुखी होना है क्या? नहीं होना, क्योंकि 700 इज अ वेरी गुड नंबर। समझ रही है? अगर तेरे मान ले किसी टेस्ट में 680 पहुंच गए, साथ वाले के 690 पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उससे कम टैलेंटेड है या फिर वो तुझसे ज्यादा पढ़ रहा है या फिर कुछ हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तू उससे आज भी इक्वली या उससे ज्यादा ही टैलेंटेड है। इज जस्ट दैट कि एक टेस्ट में तेरे कम आ गए, अगले में तेरे ज्यादा आ जाएंगे, अगले में नहीं आएंगे उससे अगले में ज्यादा आ जाएंगे, उससे अगले में नहीं आएंगे तो मेन नीट में तेरे ज्यादा आ जाएंगे यार। समझ गए? इसमें डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप को ना मार्क्स के बेसिस पे जज करो, रैंक के बेसिस पे कभी जज मत करो। ठीक है। अगर तुम्हारे 700 या 700 के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारी रैंक अब चाहे 1000 आए, चाहे 1500 आए, या 15,000 आए, या 1 आए, तुम लोग 700 या 700 के ऊपर वाले बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है। और तो मार्क्स अभी तुम्हारे अच्छे आ रहे हैं। अगर कभी कभार 680 भी पहुंचने हैं रिद्धिमा, तो कोई कोई ऐसा इशू नहीं है। 680 इज ऑल्सो वेरी गुड स्कोर। 680 का मतलब समझ रही है तू? तेरा मैमसी तो कंफर्म है ही इन एनी वे। मैमसी इज द सेकंड बेस्ट कॉलेज। ठीक है, अपने को लड़ाई लड़नी है एम्स की, और तेरे एम्स की रेंज में भी आ रही हैं, तेरे लोएस्ट मैमसी तक पहुंच रहे हैं। अपना लेवल समझ कितना ऊपर है। समझ गई? कि तेरे लोएस्ट मैमसी है, जो लोग ड्रीम भी नहीं करते, तेरा लोएस्ट वो है। तेरा ठीक 700 है नंबर प्रणव तो शुक्ला, खिलाड़ी है। सीखो, थोड़ा सा डर भगाओ अपने अंदर से। और मैं ना हम्म। नंबर शेयर कर देता हूँ, वेदांत को परेशान मत करियो, लेकिन थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हो तुम, है ना? जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? है ना? बिल्कुल। यार इस ठीक है टाइम पे डर के अपर्णम, ना एनी कुछ मोर नहीं है। क्वेश्चन? पक्का भव्या, अब कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ वेदांत का, वो हेल्प करेगा। ठीक है? जी जी। हाँ। ठीक है प्रणव, इस बार नहीं चूकना है, और कोई भी दिक्कत होगा तो अवेलेबल है ना? बिल्कुल ठीक सर, है। बिल्कुल। थैंक यू यस वेदांत, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सर, यू। आपके लिए। हैं।